बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम मलिक है एंड आई एम द CEO ऑफ F1 प्रॉपर्टीज़। और हमारा जो ऑफ़िस है वो DHA फेज़ 6 में वाक़ है। ये हमारा मेन ऑफ़िस है और इसके अलावा हमारा एक ब्रांच ऑफ़िस भी है जो कि DHA फेज़ 9 टाउन में वाक़ है। हमारा जो इदारा F1 प्रॉपर्टीज़ है ये तमाम जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ जहाँ में रजिस्टर्ड होना चाहिए उन तमाम से रजिस्टर्ड है। जैसा कि हम FBR में भी रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा हम एक्साइज़ में भी हमारी रजिस्ट्रेशन है और इसके साथ साथ जो है DHA में हमारी रजिस्ट्रेशन काफ़ी पुरानी है और हम DHA के साथ DHA का एक रजिस्टर्ड इदारा हैं और उनके बाई लॉज के मुताबिक जो है हम अपना जो वर्क है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली DNFBP जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, हम उसमें भी रजिस्टर्ड हैं। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से पूरा करते हैं और लॉ के अंदर रहकर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग जो है अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जो हमारा ऑफिस DHA फेज़ 6 में वाक़ है, इसमें हमारे पास तकरीबन 12 लोगों का स्टाफ है जो कि डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते हैं। हम ओवरऑल ही ऑल ओवर द DHA जो है वो काम कर रहे हैं। DHA मुल्तान में हमारा जो स्टाफ है वो 2 लोगों का स्टाफ जो है DHA मुल्तान के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा कुछ स्टाफ हमारा जो है वो फाइल्स को देखता है, जैसे कि DHA कोयटा हो गया, DHA मुल्तान हो गया, DHA बहावलपुर, DHA गुजरांवाला। तो बेसिकली हम ऑल ओवर द DHA जो है उसको प्रॉपर्ली जो है हम लोग देख रहे हैं, उस पर प्रॉपर्ली हम लोग काम कर रहे हैं। समटाइम होता है कि अक्सर मार्केट में ये देखा गया है कि एक पार्टी से टोकन ले लिया जाता है, उसके बाद दोबारा जो है वो मार्केट में चीज़ फ्लोट की जाती है और कोशिश की जाती है कि इसके जो है वो मे बी इससे कोई बेहतर ऑफ़र आ जाए। लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। हमारी जिससे भी चीज़ डन हो जाती है, चाहे इवन ये फ़ोन पे भी डन हो जाए और उसके बाद चाहे हमें कोई बंदा उसकी 10 दफ़ा ऊपर ऑफर्स देता रहे, तो हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं उस दोस्त को या उस क्लाइंट को जिसने हमें पहले इसको ऑफ़र दी है और हमारी कोशिश होती है कि हम उसी के साथ डील मैच्योर करें। DHA जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंतहाई काबिल एतमाद इदारा है और हमेशा लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरा है। इवन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी इसीलिए DHA को प्रेफर करते हैं कि अगर वो इवन 10 से 12-15 साल बाद भी वापस आएँ तो उनकी प्रॉपर्टी वहीं पे होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई हेरफेर नहीं होता। इसलिए वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि DHA में ही इन्वेस्टमेंट की जाए। इस हवाले से हमेशा DHA में कोई ना कोई फेज़ या कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट रही है जो कि हमेशा से फ्रूटफुल साबित होती है। आजकल के दौर में जो बेहतर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो DHA फेज़ 9 में बहुत बेहतर है। इसी तरह फेज़ 8 भी बहुत बेहतर है क्योंकि हमेशा जिस एरिया जो नया एरिया अपकमिंग एरिया होता है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है और उसमें डेफिनेटली के कई सारे फेजेस पेंडिंग होते हैं, पोजेसन पेंडिंग होता है। इसके अलावा फिर जब पोजेसन होता है तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं हैपनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो अप्रिशिएट होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमेशा जो न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग फेजेस हैं, वो हमेशा से बेहतर रहते हैं। तो इस हवाले से इस वक्त आपने देखा कि फेज़ 8 भी काफ़ी बेहतर है, लाइक पोजेसन है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। फेज़ 7 भी किसी हद तक बेहतर है और जो फेज़ 9 प्रिज्म है ये एक बहुत बड़ा फेज़ है और बड़ा ही मॉडर्न ग्राउंड पे DHA को डेवलप कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न लाइफ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। गेटेड कम्युनिटी है, बाउंड्री वॉल है, इसके अलावा वाईफाई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस फेज़ में प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर आप ओवरऑल देखें तो ये एक बहुत बड़ा फेज़ है जो कि मे बी अगर मैं ये कहूँ कि पूरे जो पुराने फेजेस हैं DHA के उनको एक तरफ रखा जाए और फेज़ 9 प्रिज्म को एक तरफ रखा जाए तो ये शायद बात गलत ना होगी। तो लिहाजा मैं प्रेफर करूँगा कि अपने क्लाइंट्स को भी यही कहूँगा और जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने में कि डेफिनेटली फेज़ 9 प्रिज्म जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इन फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें अच्छी अप्रिसिएशन होगी। बहुत चल रहा है जी कि रियल एस्टेट के ऊपर गेन टैक्स जो है वो 15% हो गया है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को एलिब्रेट नहीं करता या इस चीज़ को बताता नहीं है कि वो 15% टैक्स कैसे है। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि बेसिकली जब भी कोई सेलर जो है वो प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उसका गेन टैक्स पे करता है, जबकि परचेज़र जो है वो ट्रांसफ़र के टाइम एडवांस टैक्स पे करता है, जिसकी रेशो फाइलर के लिए पहले 1% थी, चाहे वो बायर है या वो सेलर है। तो अब वो जो चल रहा है वो 2%, लाइक 1% से 2% उसकी वैल्यू हो रही है। जो 15% है वो इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हर फाइलर जब एंड ऑफ द डे अपनी रिटर्न्स को फाइल करता है तो उस वक्त जब वो ट्रांजैक्शन शो करता है, अगर उसने उस माली साल में एक प्रॉपर्टी खरीदी और फिर बेची, लेट्स से उसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी या 2 करोड़ 5 लाख की सेल की, तो उस 5 लाख का 15% टैक्स देना है, जो कि गालबन पहले 10% था, जो अब ये गवर्नमेंट जो है उसको 15% पे लेके जा रही है। तो वो कोई इतनी बड़ी जो है ना, कोई बहुत ये नहीं है कि वो थोड़ा सा लोगों में ये तासुर पाया जा रहा है कि गेन टैक्स जो आप ट्रांसफर जमा करवाते हैं वो 15% है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने प्रॉफिट अमाउंट का 15% देना है जब आप फाइल करते हैं, और वो भी जब आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो गेन टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया होता है, जो 1% या अब जो 2% हो जाएगा, उसी को आपने वहाँ बताना होता है जी कि आपने 4 लाख 5 लाख कमाया है, उसके मुताबिक आपने ये टैक्स पे कर दिया है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं ज़रूरी समझता था कि अपने दोस्तों को जो है इस बारे में बताना, ताकि उनका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। बाकी ये कि ज़मीन.com के हवाले से जब से ज़मीन.com ने इनिशिएटिव लिया था और पाकिस्तान में अपने पोर्टल को लॉन्च किया था, तो मैं उस वक्त से ज़मीन.com के साथ एफिलिएट हूँ, मेंबर हूँ और मैं जो है इनके साथ वर्किंग कर रहा हूँ। डेफिनेटली अच्छा पोर्टल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है और इसकी ज़रूरत हमेशा आने वाले दौर में बढ़नी है। अखबार वगैरह या दूसरे जो प्रिंट मीडिया है उसकी बजाय अब लोग जो है वो डेफिनेटली मूव कर गए हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो हर बंदा मोबाइल पकड़ा होता है और जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सर्चिंग कर रहा होता है, वो चाहे रियल एस्टेट हो या कोई भी और फील्ड हो। तो ऑब्वियसली कि हम लोग डेफिनेटली ज़मीन.com साथ चलेंगे और अपने सफ़र को इंशाल्लाह जारी रखेंगे।